So hello, how are you? I am a physics teacher Snehal sir and today we are going to see a new topic from this chapter and that is AC generator. So आज हम AC generator की बात करेंगे। देखो मैंने पहले भी बोला है हमारे सिलेबस में जितने भी डिवाइसेस है उनमें से 100% बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। सो ये लेक्चर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। सो ठीक है, स्टार्ट हो क्लास। तो देखो AC जनरेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दैट इज AC जनरेटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब AC जनरेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और देखो ये काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। मतलब इसके लिए जो प्रिंसिपल होता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दैट इज अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करोगे तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। दैट इज फैराडेज लॉ। सो एसी जनरेटर के लिए जो प्रिंसिपल होता है वो कौन सा होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दैट इज अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करोगे तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। दैट इज फैराडेज लॉ। दैट इज E इज इक्वल टू d∅dt। सो द प्रिंसिपल फॉर एसी जनरेटर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दैट इज अगर आप मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करोगे तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अब देखो सबसे पहले हम क्या करने वाले तो एसी जनरेटर का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग की बात करेंगे और उसके बाद एक छोटा सा डेरिवेशन देखेंगे। सो कंस्ट्रक्शन में इसके टोटल 4 मेन पार्ट्स होते हैं: मैग्नेट्स, आर्मचर, स्लिप रिंग्स एंड ब्रशेस। सो जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एसी जनरेटर के लिए वो होता है मैग्नेट। देखो ये है मैग्नेट। तो इसका जो फर्स्ट मेन पार्ट होता है वो होता है मैग्नेट। अब देखो यहां पर हम मैग्नेट का यूज क्यों करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए, है ना। मैग्नेट्स आर हियर टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए मैग्नेट्स का यूज करते हैं। अब देखो इन मैग्नेट्स के बीच में आपको एक रेक्टेंगुलर कॉइल दिखाई दे रही होगी, है ना। देखो ये ऐसे इन मैग्नेट के बीच में आपको एक रेक्टेंगुलर कॉइल दिखाई दे रही होगी। इस रेक्टेंगुलर कॉइल को हम आर्मचर बोलते हैं और ये कॉपर से बना होता है। अब इसका यूज क्या होता है तो ये आर्मचर इस मैग्नेट के बीच में हम रोटेट करते हैं। देखो ऐसे इस आर्मचर को हम क्या करते हैं तो मैग्नेट के बीच में ऐसे रोटेट करते हैं। अब रोटेट क्यों करते हैं तो हमें मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना है थ्रू दिस कॉइल। मतलब हमें यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके साथ लिंक कर रहे हैं वो चेंज करने हैं, क्योंकि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। सो हम क्या करते हैं इस आर्मचर को इस मैग्नेट के बीच में रोटेट करते हैं इससे। अब देखो अगर हम इसको रोटेट कर रहे हैं तो इसको जो वायर हमने कनेक्ट किया वो एक दूसरे में अटक रही है ना। देखो हम इस आर्मचर को इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कर रहे हैं। अब उस रोटेशन की वजह से क्या हो रहा है, देखो तो ये जो वायर्स हमने कनेक्ट की है वो एक दूसरे में अटक रही है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम स्लिट रिंग्स का यूज करते हैं। मतलब ये जो वायर एक दूसरे में अटक रही है उनको अवॉइड करने के लिए हम स्लिट रिंग्स का यूज करते हैं। देखो हमारा आर्मचर हो गया और अब स्लिप रिंग्स। तो ये जो वायर एक दूसरे में अटक रही है ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम स्लिप रिंग्स का यूज करते हैं। देखो इसे हम क्या करते हैं तो इसके एंड में से स्लिप रिंग्स लगा देते हैं। तो होता क्या है ये जो आर्मचर होता है वो इस स्लिप रिंग्स के अंदर ही रोटेट करता रहता है। अब यहां पर हम 2 स्लिप रिंग्स का यूज करते हैं। देखो यहां पर इस एंड के लिए एक और दूसरे एंड के लिए एक। तो यहां पर हम ऐसे स्लिप रिंग्स का यूज करते हैं। इससे होता क्या है ये जो आर्मचर होता है वो इसी के अंदर रोटेट होता रहता है। तो कैसे ये इसी के अंदर क्या करता है रोटेट होता रहता है। और जब ये रोटेट करता है ना तो यहां पर एक कंटिन्यूसली कॉन्टैक्ट होता है स्लिप रिंग्स का इस आर्मचर के साथ। ऐसे ये कंटिन्यूसली कॉन्टैक्ट में होता है स्लिप रिंग्स के साथ। अब उसके बाद यहां पर और एक पार्ट आता है ब्रुशेस। देखो यहां पर और एक पार्ट है ब्रुशेस। अब उसके बाद जो मेन पार्ट आता है वो होता है ब्रुशेस। देखो आप ये वायर को इस स्लिप रिंग्स के साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते ना। मतलब इस वायर को आप इस स्लिप रिंग्स के साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते ना। देखो क्या आपने क्या कर दिया ऐसे स्लिप रिंग्स को ये वायर ही लपेट दी। तो इस तरह हम डायरेक्टली वायर को स्लिप रिंग्स के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं तो ब्रशेस का यूज करते हैं। देखो यहाँ पर हमें क्या चाहिए तो एक कंटिन्यूस कनेक्शन चाहिए। वायर का यूज उसी के लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है तो हमें एक क्लोज्ड लूप चाहिए उस करंट को फ्लो होने के लिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं। सो ब्रशेस का काम क्या है तो ये जो हम डायरेक्टली इसको कनेक्ट कर रहे हैं ना इस वायर को स्लिप रिंग्स के साथ, वो हम क्या करते हैं तो ब्रशेस के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर ये ब्रशेस का यूज क्या है तो यहां पर ब्रुशेस का यूज क्या है तो हम क्या करते हैं इस वायर को ब्रुशेस के थ्रू ही स्लिट रिंग्स को कनेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें यह अवॉइड करना है कि हमने क्या कर दिया एक वायर ली और डायरेक्टली कनेक्ट कर दी स्लिट रिंग्स को।
सो ये मेन पार्ट होता है। देखो मैग्नेट का यूज क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है। आर्मचर का काम क्या है, एक कॉपर की कॉइल होती है जिसको हम क्या करते हैं, इसके अंदर रोटेट करते हैं। अब अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो होगा क्या, यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होंगे थ्रू आर्मचर, और उसकी वजह से क्या होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। उसके बाद स्लिप रिंग्स का काम क्या है, तो आपको क्या करना है, एक कांस्टेंट कांटेक्ट मेंटेन रखना है, किसके बीच, तो आर्मचर और ब्रशेस के बीच में। तो इसलिए हम क्या करते हैं, स्लिप रिंग्स का यूज करते हैं। और ब्रशेस का यूज क्या है, टू मेंटेन कांस्टेंट कांटेक्ट बिटवीन स्लिप रिंग्स एंड द वायर और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, तो इसकी वर्किंग की बात करते हैं। अगर हम क्या करेंगे, इस आर्मचर को इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करेंगे तो होगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होंगे, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो क्या होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, है ना। यही इसका वर्किंग है। आपको बस क्या करना है, तो लॉ लिखना है, फैराडेज लॉ, कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो होगा क्या, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। सो आर्मचर को अगर हम इस मैग्नेट के अंदर रोटेट करेंगे तो होगा क्या, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू आर्मचर चेंज होंगे और उसकी वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अब देखो छोटा सा डेरिवेशन देखते हैं जनरेटर के लिए। यहां पर हम यूज करने वाले लेंज लॉ का। लेंज लॉ आपको क्या बताता है कि E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, मतलब यहां पर बस एक माइनस साइन आ जाता है इससे। ये होता है लेंज लॉ, यहां पर क्या होता है, तो माइनस साइन आ जाता है। तो लेंजेस लॉ हमें ईएमएफ के डायरेक्शन के बारे में बताता है। देखो फैराडे जी ने ये कहा था कि अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करोगे तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और उस ईएमएफ की डायरेक्शन हमें लेंज लॉ ने दी थी, दैट इज E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। उन्होंने क्या कहा था कि जो ईएमएफ होगा और जो चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। सो यहाँ पर बस माइनस साइन आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, और फाई क्या है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट इज इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। सो फाई इज इक्वल टू एन। अब ये एन यहां पर हम यूज क्यों करते हैं, क्योंकि यहां पर आर्मचर के ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स लपेटी हुई होती है। सो यहां पर हम एन का यूज क्यों करते हैं, फॉर नंबर ऑफ टर्न्स इनटू बी बार डॉट ए बार। देखो यार, अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखी सर बियर बाइसेप जी की, क्या घटिया बात बोली है उन्होंने। देखो मैं उनको सपोर्ट नहीं कर रहा ना, अपोज कर रहा हूँ, हालांकि उन्होंने बाद में माफी भी मांगी है। पर मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि हम इंडियंस हैं। मैं अपने स्टूडेंट को बोल रहा हूँ कि यार हम इंडियंस हैं और हमारा इंडिया हमारे कल्चर के लिए जाना जाता है। हम अगर दुनिया में फेमस है तो हमारे कल्चर के लिए, तो हमें बिल्कुल भी ऐसी काम नहीं करना जिसकी वजह से हमारे कल्चर को नुकसान पहुंचे। मैं अपने स्टूडेंट को एक बात बोल रहा हूँ कि यार जिंदगी में जो करना है वो करो, बस एक काम मत करना जिसकी वजह से आपके पेरेंट्स की गर्दन नीचे चली जाए। अगर आपके आसपास ऐसे कोई लोग हैं तो सबसे पहले उनसे दूर रहिए। ऐसे लोग जो समाज को अलग डायरेक्शन में ले जा रहे हैं या फिर हमारे कल्चर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उनसे दूर रहना ही अच्छा है। देखो गालियां देना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी दे सकता है, कूल भी लगता है, लेकिन अपने दोस्तों में लगता है। तो हमें सबसे पहले इन जैसे लोगों से दूर रहना है, क्योंकि हमें हमारे इंडिया के कल्चर को आगे ले जाना है। हम पब्लिकली गालियां नहीं दे सकते, तो हमें ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना जिसकी वजह से हमारे पेरेंट्स की गर्दन नीचे चली जाए या फिर हमारे कल्चर को, इंडियन कल्चर को नुकसान पहुंचे। देखो यार, मेरे चैनल पे व्यूज नहीं आते या फिर मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज अगर मेरे पेरेंट्स मुझे देखते हैं तो वो प्राउड फील करते हैं ना, इससे मुझे खुशी मिलती है। हालांकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे मेरे पेरेंट्स ने इसका यूज करके रेस किया है। हमें इन जैसे लोगों से दूर रहना है, हमें इन जैसे लोगों को फॉलो नहीं करना। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, तो हमारा डेरिवेशन कंप्लीट करते हैं। देखो यहाँ पर अगर हमें ये डॉट प्रोडक्ट तोड़ना है तो हम कैसे तोड़ेंगे, तो वो तोड़ेंगे कॉस थीटा से। तो यहाँ पर क्या आएगा, एन बी ए कॉस थीटा, क्योंकि हम डॉट प्रोडक्ट को कॉस थीटा से तोड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, एन बी ए कॉस थीटा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, थीटा की जगह पे ओमेगा टी सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखो फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस ओमेगा टी। अब ये हमने कैसे लिखा, तो हमने यहां पर यूज किया है एंगुलर वेलोसिटी का, दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब अगर हमें यहां से थीटा को कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, जो टी यहां पर डिवाइड, यहां पर ट्रांसफर करके ओमेगा को मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगा थीटा के लिए, सो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। सो इसलिए हमने थीटा के जगह पे ओमेगा टी सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हमें क्या करना है, तो फाई की वैल्यू इस डी बाई डी टी में सब्स्टिट्यूट करनी है। सो ई इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस साइन एज इट इज डी बाई डी टी एन बी
ए कॉस ओमेगा टी। अब यहां से एन बी ए ये कांस्टेंट है, तो ये एन बी ए इस डिफरेंशिएशन से बाहर आएगा। क्यों? क्योंकि हम कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से हमेशा बाहर लेते हैं। सो ई इज इक्वल टू ये माइनस एन एज इट इज एन बी ए, ये हमने डिफरेंशिएशन से बाहर लिया, डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी। अब यहां पर डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो देखो डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा, ये ओमेगा बाहर आएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, सो माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी हो गया। अब हमें क्या करना है? तो बस डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है और हमारा इक्वेशन कंप्लीट होगा। देखो ई इज इक्वल टू ये माइनस एन बी ए इंटू ब्रैकेट ये माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, दैट इज ये माइनस और ये माइनस ये बन जाएगा प्लस। सो ई इज इक्वल टू क्या होगा? एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। देखो ये माइनस और ये माइनस ये प्लस बन गया, और देखा जाए तो ये सभी चीजें कांस्टेंट है। देखो एन कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स, बी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, ए एरिया ऑफ द कॉइल ये भी कांस्टेंट है, ओमेगा ये भी कांस्टेंट है। तो इन सभी कांस्टेंट के लिए हम एक ही कांस्टेंट सब्स्टिट्यूट करते हैं, एंड दैट इज ई नॉट। सो ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर ई नॉट इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा। सो ये होगा हमारे लिए फाइनल आंसर, दैट इज ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और देखो यहाँ पर मैं किसी को भी अपोज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे वैसे भी व्यूअर्स बहुत कम है। मैं अपने स्टूडेंट को बोल रहा हूँ कि देखो हमें अपने पेरेंट्स को कभी झुकने नहीं देना। मैं अपने स्टूडेंट को ये बोल रहा हूँ कि हमें गालियाँ नहीं देनी या फिर हमें अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट ही करना है। देखो पेरेंट्स नहीं होते तो आप ही नहीं होते। सो दिस इज इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं सो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।